Hello friends, welcome to your YouTube channel Science with Devesh. This is Devesh Kumar and in this series we are discussing the science of class 9th. In this series we have reached our chapter The Fundamental Unit of Life, and as we have discussed in the chapter we have come to the conclusion that cell is the basic structural and functional unit of life. In this chapter we have discussed about all the three parts which are common in all the cells, which are named as, what do we name them? Plasma membrane, nucleus, and the third one is you can't remember, what do we name it? We name it as cytoplasm. Cytoplasm is what? It is the basic fluid material inside the cell. After that we have also discussed some of the organs of the cell which are very useful for the lifespan of the cell. We are discussing in the last video about the cell organelles. We have discussed about some of the cell organelles and some are remaining which we are going to discuss today. तो इस चैप्टर के अंदर ऐसा मत समझना कि हम कोई बोरिंग चीज़ पढ़ रहे हैं या ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है. अगर हम देखेंगे कि हमारा शरीर कैसे काम कर रहा है, हमें चोट लगती है तो वो कैसे ठीक हो जाती है, चोट लगने के बाद अगर ब्लैक कलर की स्किन हो जाती है तो वो कैसे ठीक होती है, अगर इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे तो हमें सेल इंटरेस्टिंग लगेगा. लेकिन अगर इस चैप्टर को हम इस तरीके से लेकर चलेंगे कि हाँ हमारे सिलेबस में आने वाला है, हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, हमें मार्क्स मिलेंगे, देन वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड इट इंटरेस्टिंग. सो चैप्टर को कभी भी इंटरेस्टिंग बनाना हो तो उसको अपने लाइफ से रिलेट करो. लाइफ से रिलेट अगर करके देखेंगे तो यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. सो लेट अस स्टार्ट. कुछ सेल ऑर्गेनेल्स को जैसा कि आप जानते हैं हमने डिस्कस कर लिया था एंड सम वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. हमने देखा था कि सेल एक बेसिक काम करता है, वो ऑक्सीजन का यूज़ करता है और ऑक्सीजन का यूज़ करने के बाद वो उसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है. हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है. एनर्जी में कन्वर्ट करने के साथ साथ दो काम वहाँ पर होते हैं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और उसी के साथ वाटर रिलीज़ होता है. अब ये एनर्जी बन रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि ये एनर्जी जो बनती है वो सेल के किस पार्ट में बनती है. क्योंकि पूरे सेल के अंदर एनर्जी नहीं बनती, तो सेल का वो पार्ट जो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बनाने का काम करता है उसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट द पावर हाउस ऑफ द सेल. और जो पावर हाउस ऑफ द सेल है वो कौन होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये हमारी सबसे मेन ऑर्गेनली है क्योंकि बिकॉज इट इज़ वर्किंग फॉर मेकिंग ऑल द पावर एंड एनर्जी जनरेटेड इन आवर बॉडी. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली. देखो लिखा भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. क्यों है ये पावर हाउस? क्योंकि ये हमारे सेल का जो मेन फंक्शन है टू क्रिएट एनर्जी वो काम कर रहा है. क्लियर? अब इसके अंदर हम देखते हैं कि इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होती, इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया की जो इसको कवर करती हैं. जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है वो पोरस होती है. पोरस का मतलब क्या होता है कि उसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है. ये इस टाइप से डीपली फोल्डेड होती है. ठीक है, ये फोल्ड क्या करते हैं? ये फोल्ड, मान लो अगर आपको एक रोटी रखनी है इस प्लेट में, तो अगर आप ऐसे ऐसे रखोगे तो आप सिर्फ दो रोटी रख सकते हो. क्लियर? लेकिन अगर आप रोटी की फोल्ड बना के रखोगे तो 1 2 3 4 5, आप ऐसे 7 से 8 रोटी रख सकते हो. तो ये फोल्डेड इसीलिए होते हैं क्योंकि फोल्ड होने की वजह से इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से ये ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. अब जैसे आप बाज़ार में से सामान लेके आते हो
तो आप चीनी लेके आए तो आप क्या बोल के लाते हो कि भैया 1 किलो चीनी दे दो या फिर 2 किलो चीनी दे दो, ऐसे किलोग्राम में हम उसको मेज़र करते हैं। तो सेल ने कितनी एनर्जी बनाई उसको मेज़र करने की जो यूनिट है उस यूनिट का नाम होता है ATP। व्हाट डू वी कॉल इट? ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया जितनी भी एनर्जी बनाता है वो ATP में बनाता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और हम ऐसा ही बोलते हैं कि उसने जो एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी बनाई वो इतने ATP बनाई। क्लियर? तो ATP इज़ व्हाट, तो इसीलिए ATP को हम क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी कहते हैं, कि कितनी एनर्जी वो बना रहा है, वो जो करेंसी है सेल की उसको ATP के रूप में गिना जाता है, ATP की फॉर्म में गिना जाता है। अब बॉडी क्या करती है? बॉडी इस एनर्जी का यूज़ करती है, इसको पहले तो स्टोर करती है ATP की फॉर्म में और फिर आगे जाके इसका यूज़ करती है। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उनकी ऑर्गेनेलीज जो होती हैं, ठीक है ना, उनका खुद का अपना DNA होता है, अपने DNA को वो सेंस कर लेते हैं, उनके खुद के राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। ऐसा मान के चलो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो सेल के अंदर एक छोटा सेल है, उसके पास अपना DNA है, अपने राइबोसोम्स हैं, ठीक है ना, अपना प्रोटीन वो अपने आप बनाता है। सो इट इज़ ए इंडिपेंडेंट स्मॉल सेल इनसाइड अ सेल। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडीज प्लास्टिड्स। क्या होते हैं प्लास्टिड्स? सबसे पहली बात कि ये जो प्लास्टिड्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक का नाम होता है क्रोमोप्लास्ट और एक का नाम होता है ल्यूकोप्लास्ट। सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देम? आपने ये देखा होगा कि प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, ग्रीन कलर के भी होते हैं, रेड कलर के भी होते हैं, ऑरेंज कलर के भी होते हैं। तो उनका वो जो कलर है वो कलर किसकी वजह से आता है? वो इन प्लास्टिड्स की वजह से आता है। और यही प्लास्टिड्स आगे जाके उनको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। अब कितने टाइप के प्लास्टिड्स मैंने आपको बताए? दो टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। नंबर 1 क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब जो कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, कलर्ड में ग्रीन कलर भी आता है, रेड कलर भी आता है, ऑरेंज कलर भी आता है। जिस भी कलर का प्लांट होगा दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर क्रोमोप्लास्ट। मतलब अगर कोई फूल है वो रेड कलर का है तो वो रेड किसकी वजह से है? उसके क्रोमोप्लास्ट की वजह से। इसीलिए इनको कहा जाता है कलर्ड प्लास्टिड्स। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब ही वाइट होता है, इसलिए ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। क्लियर? तो जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट के पास एक पिगमेंट होता है जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। और आप जानते हैं इस क्लोरोफिल की वजह से ही उसका नाम क्लोरोप्लास्ट पड़ा है। क्लियर? देखो मेरी बात सुनो, अगर हमने देखा कि जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है? कलर्ड प्लास्टिड होता है। क्लियर? अगर क्रोमोप्लास्ट कैसे कलर का है? ग्रीन कलर का। इट मीन्स उसके पास क्या होगा? क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल होने की वजह से उसे क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? तो क्रोमोप्लास्ट की भी आगे कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? अगर क्लोरोप्लास्ट है दैट मीन्स इट हैज़ क्लोरोफिल इन इट और उसका कलर कैसा है? ग्रीन। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये इनके पास येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट भी होते हैं, क्लोरोफिल से अलग। क्लोरोफिल तो होता ही है, क्लोरोफिल से अलग इनके पास ऑरेंज और येलो कलर के पिगमेंट्स भी होते हैं, जिनकी वजह से प्लांट्स का या फ्लावर्स का कलर आता है। हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। प्लास्टिड के दो टाइप हैं, एक क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की आगे दो कैटेगरीज हैं, एक जिनके पास क्लोरोफिल होता है और एक जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल जिनके पास होता है उसमें क्लोरोफिल के साथ उनके पास येलो कलर का पिगमेंट भी होता है और ऑरेंज कलर का पिगमेंट भी होता है। क्लियर? उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? ये हमारी प्राइमरी ऑर्गेनेलीज हैं। क्लियर? जैसे हमारे पास जो स्टार्च होता है, ऑयल होता है, सेल के अंदर प्रोटीन होता है, उन सबको स्टोर करने का काम कौन करता है? वो ल्यूकोप्लास्ट करता है।
जो हमारे अंदर की ऑर्गेनाइजेशन है ना, हमारे अंदर की जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है उसके बहुत सारे लेयर्स होते हैं, मेम्ब्रेनी लेयर्स होते हैं, उनको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। क्या नाम देते हैं? स्ट्रोमा। ये बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जैसे होते हैं। मतलब चाहे हम माइटोकॉन्ड्रिया को देख लें चाहे स्ट्रोमा को देख लें, दोनों हमें एक जैसे लगते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही जो प्लास्टिड्स होते हैं उनके पास अपना डीएनए होता है और अपने राइबोसोम्स होते हैं। तो मेनली हमने क्या देखा कि प्लास्टिड्स क्या हैं। सबसे पहली बात, ये सिर्फ प्लांट्स के पास होते हैं। दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब कलर्ड और ल्यूकोप्लास्ट मतलब कलरलेस। फिर क्रोमोप्लास्ट में भी जिनके पास क्लोरोफिल होता है उनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, और क्लोरोफिल होने के साथ ही उनके पास रेड कलर का और येलो कलर का और ऑरेंज कलर के अलग अलग पिगमेंट्स भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का यूज़ किस लिए करा जाता है? स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को स्टोर करने के लिए। फिर इन क्लोरोप्लास्ट की जो अंदर की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो लेयर्स में होती है, बहुत सारे मेम्ब्रेन्स की लेयर्स होती है, और उनको कहा जाता है स्ट्रोमा। अब इस स्ट्रोमा का जो स्ट्रक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही इनके पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ सेल ऑर्गेनली, और वो क्या है? वो हमारे पास है वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स क्या होते हैं? सेल को बहुत सारी चीज़ें स्टोर करनी पड़ती हैं, सॉलिड फॉर्म में भी और लिक्विड फॉर्म में भी। तो उनको स्टोरेज करने का जो काम है वो कौन करते हैं? वैक्यूल्स। अब ये जो वैक्यूल्स हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में। एनिमल्स में जो वैक्यूल्स का साइज़ होता है वो छोटा होता है, वेयरएज प्लांट्स में जो वैक्यूल्स का साइज़ होता है वो बहुत लार्ज होता है। कितना लार्ज होता है कि प्लांट्स के अंदर 50 to 90% का जो स्पेस है वो कौन लेकर रखते हैं? वो वैक्यूल्स लेकर रखते हैं। ये जो सेल के अंदर वैक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं? ये जो सेल है उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, उसको टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं, रिजिड बनाते हैं उसे, ताकि उसकी शेप जो है वो थोड़ी बहुत फिक्स हो सके। तो मेनी सब्सटेंसेस जो होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्लियर, प्लांट सेल की लाइफ के लिए, तो उसको स्टोर करके रखा जाता है वैक्यूल्स में। कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं वो जिनको हम स्टोर करते हैं? एमिनो एसिड को स्टोर करते हैं, शुगर को स्टोर करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनको स्टोर करते हैं, और प्रोटीन्स को भी स्टोर करते हैं। और जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि अमीबा, उनमें फूड वैक्यूल होते हैं जिनमें फूड आइटम्स पड़े रहते हैं जो अमीबा कंज्यूम करता है जिंदा रहने के लिए, क्लियर। तो ऐसे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर भी जो वैक्यूल्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सेस वाटर को निकालने के लिए और कुछ वेस्ट को निकालने के लिए सेल में से। अब हमने देखा कि ये जो सेल ऑर्गेनलीज थी ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, और ये सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को ऑर्गेनाइज करती हैं। इसीलिए जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी है, और क्योंकि वो रेस्पिरेशन जैसे काम को करने में, न्यूट्रिशन करने में, हमारा वेस्ट साफ करने में हेल्प करता है, इसीलिए वो फंक्शनल यूनिट भी है। सो डू वी कॉल इट सेल द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद हमारे पास आता है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न का मतलब क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसके अंदर कुछ काम होते हैं। क्या काम होते हैं? या तो वो ग्रो करता है, मतलब उसकी हाइट बढ़ती है, वो ग्रो करेगा फिजिकली। तो अगर वो ग्रो करेगा तो जितना ग्रो करेगा उतने सेल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, पुराने सेल्स उसकी बॉडी में रिप्लेस होते हैं, तो अगर पुराने सेल को रिप्लेस करना है तो उसके लिए भी नए सेल चाहिए। डेड और इंजर्ड जो सेल्स हैं उनकी जगह नए सेल डालने पड़ते हैं, उसके लिए भी नए सेल चाहिए। तो ये जो प्रोसेस होती है नए सेल को बनाने की, इसी को कहा जाता है सेल डिवीज़न। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। और सेल डिवीज़न दो टाइप का होता है। नंबर 1 इज़ माइटोसिस एंड नंबर 2 इज़ मियोसिस, क्लियर।
अब मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताता हूँ। माइटोसिस क्या होता है, अगर हमारी बॉडी को ग्रोथ करनी है तो उसको ग्रोथ करने के लिए जिन सेल्स की ज़रूरत होती है तो उसका डिवीज़न होता है माइटोसिस से। माइटोसिस में क्या होता है, एक जैसे ये बड़ा सेल है तो इसको कहा जाता है मदर सेल, और इसी मदर सेल में से क्या बनते हैं, दो डॉटर सेल्स बनते हैं। और ये मदर सेल और ये डॉटर सेल ये एग्जैक्टली सेम होते हैं। जितने क्रोमोसोम यहाँ इस सेल में है उतने ही क्रोमोसोम इस सेल में है और उतने ही क्रोमोसोम इस सेल में है। मतलब ये जो सेल्स हैं ये आइडेंटिकली बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। इट मीन्स अगर बॉडी को ग्रोथ करनी है तो ग्रोथ करने के लिए जो सेल्स डिवाइड होते हैं उस डिवीज़न को कहा जाता है माइटोसिस। उसके बाद हमारे कुछ सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, जो फर्टिलाइजेशन में नए जो ऑफस्प्रिंग्स आती है, हमारी जो नई पीढ़ी आती है उसको इस दुनिया में लाने में हेल्प करते हैं। उसमें डिवीज़न का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें क्या होता है, उसमें एक मदर सेल है तो एक मदर सेल से कितने नए सेल्स बनते हैं, एक मदर सेल से 4 नए सेल्स बनते हैं। अगर इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं तो इसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब एग्जैक्टली हाफ हो जाते हैं। इस टाइप का जो डिवीज़न होता है उसको कहते हैं मियोसिस। तो माइटोसिस में जो मदर सेल है वो 2 में डिवाइड होता है, और जो मियोसिस है, मियोसिस में जो मदर सेल है वो 4 सेल्स में डिवाइड होता है। क्लियर? और उसमें आधे क्रोमोसोम्स रह जाते हैं डॉटर सेल में। क्लियर? तो दिस इज द डिवीजन प्रोसेस इन द सेल, एंड दिस इज ऑल अबाउट दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेल। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, सो यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली। वीडियो सुनना सफिशिएंट नहीं है, वीडियो सुनना अच्छा है, लेकिन वीडियो सुनने के साथ साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस चैप्टर को अपनी बुक में से रीड करना पड़ेगा। रीड करने के बाद यू विल फाइंड दैट दिस विल बिकम वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो in the next video we will start our new chapter. Till then, revise this chapter, do it very carefully, and best of luck for your studies. Till then, take care. Thank you very much.